जो हमारे चैनल पर नए हैं वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, आई एम थलेश श्रीवास फ्रॉम मिशन सक्सेस क्लासेस। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, हमने छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास से अपना वीडियो बनाना स्टार्ट किया है और छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास से मैंने कुछ भाग छोड़ दिए थे कल के वीडियो में। प्रागैतिहासिक काल से चूँकि स्टार्ट होता है छत्तीसगढ़ का प्राचीन इतिहास, परंतु मुझे लगा था कि शायद यहाँ से बहुत कम प्रश्न पूछते हैं या शायद प्रश्न नहीं पूछते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ से वीडियो बनाना स्टार्ट नहीं किया था। किंतु कुछ गुरुजनों का ऊपर से आदेश आया कि इसमें से भी प्रश्न आते हैं तो इसमें से भी वीडियो बनाइए, तो मैंने यहाँ से भी वीडियो बनाना फिर स्टार्ट किया। अर्थात ये छत्तीसगढ़ का प्राचीन इतिहास भाग 1 का ही हिस्सा है। आप जो रामायण कालीन से स्टार्ट किए हैं यहीं से स्टार्ट होता है, इसके पश्चात रामायण कालीन स्टार्ट होता है, तो इसको भी ऐड कर लेंगे। अभी छत्तीसगढ़ के भाग 1 का ही एक हिस्सा है। छत्तीसगढ़ के इतिहास से हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। यदि आप बेल आइकन दबाएंगे तो हमारे जितने भी वीडियो बनेंगे आपको प्राप्त होते रहेंगे। छत्तीसगढ़ का जो इतिहास है उसको 3 भागों में बांटा गया है: प्रागैतिहासिक काल, आद्यैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। याद रखिएगा कितने भागों में? 3 भागों में। प्रागैतिहासिक काल, आद्यैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, 3 भागों में बांटा गया है। अब ये प्रागैतिहासिक काल क्या होता है? तो प्रागैतिहासिक काल उस अवस्था को कहा जाता है जिस अवस्था में मनुष्य के पास घर नहीं थे, वे कंदराओं में निवास किया करते थे। प्रागैतिहासिक काल उस अवस्था को कहा जाता है जिस समय के लिखित साक्ष्य हमें प्राप्त नहीं हुए हैं, अर्थात जिस समय केवल हमें शैल चित्र प्राप्त हुए हैं और उस समय के कुछ भाग भारत के अलग अलग क्षेत्रों में व्याप्त हैं, जिसमें से छत्तीसगढ़ के भी विभिन्न क्षेत्रों में प्रागैतिहासिक काल के कुछ साक्ष्य देखने को मिले हैं, किंतु वह लिखित रूप में नहीं है, वह शैल चित्र के रूप में प्राप्त हुआ है। अब प्रागैतिहासिक काल जो है वह 7 भागों में बटा हुआ है: पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल, नव पाषाण काल, पाषाण घेरे, शैलचित्र और लौहयुगीन पाषाण स्तंभ। क्या क्या? पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल, नव पाषाण काल, पाषाण घेरे, शैलचित्र और लौहयुगीन सभ्यता। और आद्यैतिहासिक काल की यदि हम बात करें तो आद्यैतिहासिक काल जो है वह सिंधु घाटी की सभ्यता से प्रारंभ होता है। लेकिन आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता है उसके अंतर्गत हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का वर्णन नहीं हुआ है, इसीलिए हमें ये आद्यैतिहासिक काल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसको छोड़ देंगे। आगे बढ़ते हैं ऐतिहासिक काल के बारे में। तो आपको मैं ऐतिहासिक काल के बारे में बताना चाहूँगा कि जो ऐतिहासिक काल है वह पाषाण काल और वैदिक सभ्यता से प्रारंभ होता है, किंतु पाषाण काल के बारे में हम प्रागैतिहासिक काल में पढ़ाई करेंगे अभी। और वैदिक सभ्यता की बात करूँ तो वैदिक सभ्यता को 2 भागों में बांटा गया था: ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल में कहीं पर भी छत्तीसगढ़ का वर्णन नहीं हुआ है, लेकिन उत्तर वैदिक काल में छत्तीसगढ़ का वर्णन आता है जब अथर्ववेद की रचना होती है। अथर्ववेद की रचना के पश्चात उत्तर वैदिक काल में छत्तीसगढ़ का वर्णन होता है। जहाँ से रामायण काल स्टार्ट होता है वहीं से छत्तीसगढ़ का साक्ष्य देखने को प्राप्त होता है। तो पाषाण काल की जो बात है वो हम प्रागैतिहासिक काल में पढ़ लेंगे और वैदिक सभ्यता वो रामायण कालीन स्थल। अर्थात हमें प्रमुख रूप से आज प्रागैतिहासिक काल को देखना है, क्योंकि वैदिक सभ्यता के लिए हम अलग से वीडियो बना चुके हैं। जो पहला वीडियो हमारा है वही वैदिक सभ्यता से प्रारंभ होता है। चलिए अब देखते हैं प्रागैतिहासिक काल के बारे में। प्रागैतिहासिक काल का प्रथम जो है पूर्व पाषाण काल। पूर्व पाषाण काल के क्या क्या साक्ष्य छत्तीसगढ़ में देखने को मिले हैं और कहाँ कहाँ से देखने को मिले हैं उसको देखते हैं। पूर्व पाषाण काल का जो साक्ष्य है वह सिंघनपुर की गुफाएं और महानदी घाटी से देखने को मिलता है। अब सिंघनपुर की गुफाएं और महानदी घाटी कहाँ है? तो रायगढ़ जिले में है, दोनों याद रखिएगा। सिंघनपुर की गुफाएं और महानदी घाटी दोनों रायगढ़ जिले में है और दोनों को क्या चीज़ प्राप्त हुए हैं उसको देखते हैं। तो दोनों के दोनों वहाँ शैल चित्र हेतु बहुत प्रसिद्ध हैं। किसके लिए? शैल चित्र हेतु बहुत प्रसिद्ध हैं, प्लस वहाँ से पत्थर के हस्तचलित कुदार भी प्राप्त हुए हैं। क्या प्राप्त हुए इसको भी याद रखिएगा, पत्थर के हस्तचलित कुदार प्राप्त हुए हैं और दोनों किस लिए प्रसिद्ध हैं? तो शैल चित्र हेतु प्रसिद्ध हैं। अगला बढ़ते हैं आगे मध्य पाषाण काल की तरफ। मध्य पाषाण काल की यदि हम बात करें तो मध्य पाषाण काल के जो अवशेष हैं वो हमें कबरा पहाड़ से प्राप्त होते हैं। अब ये कबरा पहाड़ कहाँ है? यह भी रायगढ़ जिला में है। ऊपर भी आप लोगों ने देखा कि सिंघनपुर की गुफाएं और महानदी घाटी भी रायगढ़ जिले में है, जबकि कबरा पहाड़ भी रायगढ़ जिले के अंतर्गत आता है। तो कबरा पहाड़ से क्या प्राप्त हुए हैं? लाल रंग के जो भी हैं वो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जैसे लाल रंग की छिपकली, घड़ियाल, सांभर, पंक्तिबद्ध मानव समूह, ये सभी चीज़ें कहाँ से प्राप्त हुए हैं? कबरा पहाड़ से। किंतु याद रखिएगा कि इनके रंग क्या थे? लाल।
लाल रंग से इनको खुरेदा गया है और वहाँ प्राप्त हुआ है। छिपकली, घड़ियाल, सांभर, पंक्तिबद्ध मानव समूह, ये सब लाल कलर के प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? कबरा पहाड़ से। कौन से काल से संबंध है? तो मध्य पाषाण काल से। अगला बढ़ते हैं उत्तर पाषाण काल की तरफ। उत्तर पाषाण काल की बात करें तो उत्तर पाषाण काल जो है उसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं बिलासपुर से और रायगढ़ जिले से। बिलासपुर जिला के कौन से स्थान से? धनपुर नामक स्थान से। रायगढ़ जिला के कौन से स्थान से? महानदी घाटी से। इन दोनों स्थानों से इसके अवशेष प्राप्त हुए। कौन से काल के? उत्तर पाषाण काल के। कहाँ कहाँ से? धनपुर, बिलासपुर, महानदी घाटी, रायगढ़। क्या साक्ष्य प्राप्त हुए अगर ये पूछा जाए तो मानव आकृति चित्रण, याद रखिएगा कौन सा? मानव आकृति चित्रण और औजार आकृति खुदी हुई। मतलब मानव की आकृति का चित्रण प्राप्त हुआ है और औजारों की आकृतियां खुदे हुए के रूप में वहां प्राप्त हुई है। कहाँ से? महानदी घाटी से और धनपुर, बिलासपुर से। कौन से पाषाण काल के हैं? तो उत्तर पाषाण काल के हैं। अगला बढ़ते हैं आगे नव पाषाण काल की तरफ। चौथा जो नव पाषाण काल है उसके साक्ष्य कहाँ से अगर देखने को मिलते हैं ऐसा पूछा जाए तो दुर्ग, राजनांदगांव और रायगढ़ से। कौन कौन से जिला? दुर्ग, राजनांदगांव और रायगढ़ जिला से। अब दुर्ग जिले के कौन से स्थान से प्राप्त हुआ है? तो अर्जुनी नामक स्थान से। राजनांदगांव के कौन से स्थान से प्राप्त हुआ है? चितवा डोंगरी। ये प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। शिवनाथ नदी जब पढ़ेंगे तब उस समय काम आएगी। दुर्ग के अर्जुनी से, राजनांदगांव के चितवा डोंगरी से और रायगढ़ के टेरम से। इन तीनों स्थानों से प्राप्त हुए हैं कौन से काल के साक्ष्य? नव पाषाण काल के साक्ष्य। और क्या साक्ष्य देखने को मिला अगर ऐसा पूछा जाए तो छिद्रित घन औजार। क्या साक्ष्य प्राप्त हुआ है? छिद्रित घन औजार प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? दुर्ग, राजनांदगांव और रायगढ़ से। कौन से काल संबंध रखते हैं? नव पाषाण काल से। इतना को याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं पाषाण घेरे की तरफ। पाषाण घेरे की हम बात करें तो पाषाण घेरा जो है वह बालोद जिले के 3 स्थानों से प्राप्त होता है। बालोद जिले के 3 स्थान से और कोंडागांव के 1 स्थान से। बालोद जिला कौन कौन से स्थान? करही बदर, चिरचारी और सोरर। कौन कौन सा? करही बदर, चिरचारी और सोरर नामक स्थान से। जबकि कोंडागांव के कौन से स्थान से? तो गढ़धनौरा से। कौन से काल से संबंध रखते हैं? तो पाषाण घेरे। पाषाण घेरे के साक्ष्य मिले कहाँ कहाँ से? बालोद जिले से प्लस कोंडागांव जिले से। इन दोनों जिलों से प्राप्त हुआ है। बालोद जिले के कौन से स्थान? करही बदर, चिरचारी और सोरर 3 स्थानों से प्लस कोंडागांव के गढ़धनौरा से। क्या साक्ष्य वहां से प्राप्त हुए हैं? इसको भी याद रखिएगा। वहां से 500 घेरे स्मारक प्राप्त हुए हैं। क्या? 500 घेरे स्मारक। कौन से स्मारक? पाषाण घेरे स्मारक। उसके बाद आगे बढ़ते हैं छठवां शैल चित्र की तरफ। शैल चित्र की हम बात करें, शैल चित्र के बारे में आप लोग भली भांति परिचित हैं। शैल चित्र खुदा हुआ रहता है, आप लोग देखे भी होंगे, जिसके बारे में ऊपर कबरा पहाड़ में और सिंघनपुर गुफाएं इसके लिए प्रसिद्ध है। महानदी घाटियाँ प्रसिद्ध है, यहाँ लिखा भी है शैल चित्र हेतु प्रसिद्ध है करके। तो शैल चित्र कहाँ कहाँ से प्राप्त हो इसको देख लेते हैं। रायगढ़ जिले की यदि हम बात करें तो रायगढ़ जिले में जो सिंघनपुर की गुफाएं हैं और कबरा पहाड़, सिंघनपुर की गुफाएं याद रखिए किसमें पड़े हैं? अभी ऊपर में पूर्व पाषाण काल। कबरा पहाड़ किसमें पड़े हैं? तो मध्य पाषाण काल। इन दोनों के लिए रायगढ़ की जो कबरा पहाड़ है और सिंघनपुर की गुफाएं दोनों शैल चित्र हेतु प्रसिद्ध हैं। प्लस चितवा डोंगरी अभी ऊपर में पड़े हैं। चितवा डोंगरी कहाँ है? राजनांदगांव। तो चितवा डोंगरी राजनांदगांव और कबरा पहाड़ सिंघनपुर की गुफाएं रायगढ़, ये दोनों जिले किस लिए प्रसिद्ध हैं? शैल चित्र हेतु। और क्या क्या प्राप्त हुआ वहाँ से? सर्वाधिक मात्रा में शैल चित्र प्राप्त हुए हैं, मानव आकृतियाँ प्राप्त हुई है, सीढ़ी एवं डंडे आकार में आखेट करता हुआ मनुष्य का चित्रण प्राप्त हुआ है। मनुष्य प्राप्त नहीं हुआ है, मनुष्य का चित्रण प्राप्त हुआ है, याद रखिएगा। क्या क्या प्राप्त हुए हैं? सर्वाधिक शैल चित्र, मानव आकृतियाँ और सीढ़ी और डंडे आकार में आखेट करता हुआ मनुष्य का चित्र, शैल चित्र प्राप्त हुआ है। कहाँ कहाँ से शैल चित्र प्राप्त हुए अगर ऐसा पूछा जाए? मानव आकृतियाँ याद रखिएगा, सीढ़ी और डंडे आकार में आखेट करते मनुष्य याद रखिएगा, सर्वाधिक शैल चित्र याद रखिएगा। कहाँ कहाँ से? रायगढ़ जिला और चितवा राजनांदगांव से। रायगढ़ जिले के कौन से स्थान? कबरा पहाड़, सिंघनपुर और राजनांदगांव का चितवा डोंगरी। क्या प्राप्त हुए हैं? शैल चित्र। आगे बढ़ते हैं सातवां तरफ। सातवां क्या है हमारा? लौह युगीन पाषाण स्तंभ। क्या है सातवां? लौह युगीन पाषाण स्तंभ। अब ये लौह युगीन पाषाण स्तंभ के बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। जैसे ही जस्ट अभी हमने पढ़ा है पाषाण घेरे में बालोद जिले के बारे में। बालोद जिले का 3 स्थान था, करही बदर, चिरचारी और सोरर। वही तीनों स्थल से लौह युगीन पाषाण स्तंभ भी प्राप्त हुए हैं, किंतु इस जिले में एक और स्थान है। क्या? करकर भाठा। इस करकर भाठा नामक स्थान से भी लौह युगीन पाषाण स्तंभ प्राप्त हुए हैं। अर्थात
यदि इन तीनों के साथ करही बदर, चिरचारी और सोरर के साथ करकर भाटा का नाम जुड़ा हो तो आपको याद हो जाना चाहिए कि वह लौह युगीन पाषाण स्तंभ से संबंध रखता है। अब उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं गढ़धनौरा। ये गढ़धनौरा कहाँ है? कोंडा गांव में। कहाँ है? गढ़धनौरा कोंडा गांव में। और इन बालोद जिले से, कोंडा गांव के गढ़धनौरा से, और सरगुजा के जोगीमारा और सीता बेंगरा से। जोगीमारा मौर्य काल में बताया था और सीता बेंगरा इसको रामायण काल में बताया था, इन दोनों जगहों से। तो ये सरगुजा जिला हो गया, बालोद जिला हो गया और एक हो गया कोंडा गांव। तीनों जिलों से क्या प्राप्त हुए हमें? लौह युगीन पाषाण स्तंभ। उसके क्या साक्ष्य देखने को मिले? अगर ऐसा पूछा जाए तो साक्ष्य मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। यहाँ से लौह औजार प्राप्त हुए हैं, मृद भांड प्राप्त हुए हैं, लौह पात्र प्राप्त हुए हैं। लौह औजार क्या होता है? तो आप लोगों को पता होगा, लोहे से बनाने वाले औजार उसको लौह औजार कहते हैं। लौह पात्र क्या होता है? लोहे से बना हुआ पात्र लौह पात्र कहलाता है। ठीक है, इसको एक बार पुनः तुरंत जल्द से जल्द रिपीट करने की कोशिश करता हूँ, याद रखिएगा, अच्छे से याद करते जाइएगा। छत्तीसगढ़ का इतिहास कितने भागों में बटा हुआ है? 3 भागों में। कौन कौन से? प्रागैतिहासिक काल, आद्यैतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल कितने भागों में बांटा गया है? 7 भागों में। आद्यैतिहासिक काल को सिंधु घाटी सभ्यता, जिसमें छत्तीसगढ़ का वर्णन नहीं है। अगला बढ़ते हैं ऐतिहासिक काल की तरफ। ऐतिहासिक काल का प्रारंभ होता है पाषाण काल वैदिक सभ्यता से। पाषाण काल के बारे में चूंकि हमें प्रागैतिहासिक काल से पता चल जाएगा, अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। और यदि हम वैदिक सभ्यता की बात करें तो इसको 2 भागों में बांटा गया है, ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल में छत्तीसगढ़ का वर्णन कहीं पर भी नहीं है। उत्तर वैदिक काल में अथर्ववेद में छत्तीसगढ़ का वर्णन देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं प्रागैतिहासिक काल की तरफ। इसको 7 भागों में बांटा गया, जिसमें से पहला है पूर्व पाषाण काल। पूर्व पाषाण काल के जो साक्ष्य मिले वो सिंघनपुर की गुफाएं महानदी घाटी रायगढ़ जिले से प्राप्त हुए हैं। और ये किस लिए प्रसिद्ध हैं? तो ये शैलचित्र हेतु प्रसिद्ध है, प्लस यहाँ पत्थर के कुदाल, हस्तचलित कुदाल प्राप्त हुए। क्या क्या? शैलचित्र हेतु प्रसिद्ध और पत्थर के हस्तचलित कुदाल। अगला बढ़ते हैं मध्य पाषाण काल की तरफ। मध्य पाषाण काल के साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुए हैं? तो कबरा पहाड़ से। ये कबरा पहाड़ कहाँ आता है? तो कबरा पहाड़ आता है रायगढ़ जिले में। रायगढ़ जिले से क्या क्या प्राप्त हुआ? लाल रंग की छिपकली, घड़ियाल, सांभर, पंक्तिबद्ध मानव समूह। क्या क्या? छिपकली, घड़ियाल, सांभर, पंक्तिबद्ध मानव समूह और अन्य चीजें भी प्राप्त हुई हैं। उत्तर पाषाण काल की बात करें तो उत्तर पाषाण काल के जो साक्ष्य हैं वो बिलासपुर से और रायगढ़ जिले से प्राप्त होते हैं। बिलासपुर के धनपुर से और रायगढ़ के महानदी घाटी से। बिलासपुर के धनपुर और रायगढ़ के महानदी घाटी से। कौन से काल के? उत्तर पाषाण काल के साक्ष्य। क्या क्या साक्ष्य? मानव आकृति चित्रण, औजार आकृतियां, वो भी खुदे हुए के रूप में। अगला बढ़ते हैं नव पाषाण काल की तरफ। तो नव पाषाण काल की बात करें तो दुर्ग, राजनांदगांव और रायगढ़ इसके लिए प्रसिद्ध है। कौन कौन सा? दुर्ग, राजनांदगांव और रायगढ़। दुर्ग का अर्जुनी, राजनांदगांव का चितवा डोंगरी और रायगढ़ का टेरम, ये तीनों कौन से काल के? नव पाषाण काल के। क्या साक्ष्य देखने को मिला? तो छिद्रित घन औजार। याद रखिए, क्या? छिद्रित घन औजार। आगे बढ़ते हैं पाषाण घेरे की तरफ। पाषाण घेरे की बात करें तो पाषाण घेरे के बालोद जिले से और कोंडा गांव जिले से। बालोद जिले का कौन कौन से स्थान? करही बदर, चिरचारी, सोरर। बालोद जिले का कौन कौन सा? करही बदर, चिरचारी और सोरर। कोंडा गांव की बात करें तो कोंडा गांव के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? गढ़धनौरा। गढ़धनौरा। इन दोनों जिलों से क्या प्राप्त हुआ है? पाषाण घेरे के समय 500 घेरे स्मारक। वो भी कौन से? 500 पाषाण घेरे स्मारक। आगे बढ़ते हैं शैलचित्र की तरफ। शैलचित्र की बात करें तो शैलचित्र के लिए रायगढ़ जिला, राजनांदगांव जिला, रायगढ़ जिले का कबरा पहाड़ और सिंघनपुर, जो कि पहले ऊपर पढ़ चुके हैं। रायगढ़ जिले कबरा पहाड़ और सिंघनपुर ये दोनों प्रसिद्ध हैं। किस लिए प्रसिद्ध हैं? चितवा डोंगरी, राजनांदगांव। रायगढ़ जिले कबरा पहाड़, सिंघनपुर, राजनांदगांव, चितवा डोंगरी, ये दोनों जिले प्रसिद्ध हैं। किस लिए? शैलचित्र के लिए। सर्वाधिक मात्रा में शैलचित्र रायगढ़ जिला और राजनांदगांव से प्राप्त हुए हैं, प्लस वहां से मानव आकृतियां सीढ़ी और डंडे आकार में आखिट करता हुआ मनुष्य भी प्राप्त हुए हैं। आगे बढ़ते हैं लौह युगीन पाषाण स्तंभ की तरफ। इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। उसके बाद लौह युगीन पाषाण स्तंभ के बारे में देखें तो लौह युगीन पाषाण स्तंभ के लिए फिर वही बालोद जिला का 4 स्थान, करही बदर, चिरचारी, सोरर और करकर भाटा। करही बदर, चिरचारी, सोरर और करकर भाटा, इन चारों स्थानों को याद रखिएगा। कोंडा गांव में गढ़धनौरा को याद रखिएगा और सरगुजा में 2 स्थानों को, जोगीमारा और सीता बेंगरा, इतने स्थानों को याद रखिएगा। अर्थात 3 जिले बालोद, कोंडा गांव और सरगुजा, तीनों से क्या प्राप्त हुए हैं? लौह युगीन पाषाण स्तंभ। क्या क्या? लौह औजार प्राप्त हुए हैं, मृदभांड प्राप्त हुए हैं और लौह पात्र प्राप्त हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब प्रागैतिहासिक काल इतने में समाप्त हो जाता है। अब आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि प्रागैतिहासिक काल के कुछ विशेष तथ्य, उसमें से क्या क्या विशेष तथ्य प्राप्त होते हैं। तो प्रागैतिहासिक काल के विशेष तथ्य के बारे में हम बात करें तो सबसे प्राचीन गुफा, छत्तीसगढ़ की सबसे प्राचीन गुफा कौन सी है? अगर ऐसा प्रश्न आता है तो वह प्रागैतिहासिक काल से संबंध रखता है और उस गुफा का नाम क्या है? सिंघनपुर की गुफाएं। सबसे प्राचीन गुफा कौन सी है? सिंघनपुर की गुफाएं। कहाँ है? रायगढ़ जिला में। और उसके बाद में फिर कौन सा है? तो कबरा पहाड़। पहले सिंघनपुर की गुफाएं सबसे प्राचीन है और दूसरे नंबर पर है कबरा पहाड़। आगे बढ़ते हैं सर्वाधिक जानकारी के बारे में। सबसे ज़्यादा जानकारी कहाँ से प्राप्त हुई हमें प्रागैतिहासिक काल की? तो सबसे ज़्यादा जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है? कबरा
पहाड़ से। याद रखिएगा ये दो चीज़ के लिए फेमस है कबरा पहाड़। कौन कौन सी चीज़ के लिए? प्राचीन गुफा में दूसरा नंबर में आता है और सर्वाधिक जानकारी में पहला नंबर में आता है। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं सबसे लंबी गुफा की तरफ। तो सबसे लंबी गुफा की तरफ हम बात करें तो छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी गुफा कौन सी है? बोतलदा की गुफाएं। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम सर्वाधिक शैल चित्र। सर्वाधिक मात्रा में शैल चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ? अगर ऐसा प्रश्न में आता है तो सर्वाधिक मात्रा में शैल चित्र प्रागैतिहासिक काल के कहाँ से प्राप्त हुए हैं? रायगढ़ जिले से। आप लोगों ने बार बार वहाँ देखा भी है कि हर बार रायगढ़ जिले का कोई ना कोई जगह आता ही था नाम उसमें। तो रायगढ़ जिले से सर्वाधिक मात्रा में शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। और आगे बढ़ते हैं कुछ और विशेष तथ्य की तरफ। तो छत्तीसगढ़ के शैल चित्रों की खोज, अगर ऐसा प्रश्न पूछा जाए कि छत्तीसगढ़ के शैल चित्रों की खोज किसने की और कब की, तो छत्तीसगढ़ के शैल चित्र जो ज़्यादातर सिंघनपुर की गुफाएं, कबरा पहाड़ और महानदी घाटी से प्राप्त हुए हैं, उसकी खोज किसने की है? सर्वप्रथम 1910 में एक अंग्रेज साहित्यकार हुए। कौन? सर्वप्रथम 1910 में एक अंग्रेज साहित्यकार हुए जिनका नाम क्या था? एंडरसन। याद रखिएगा इसको, क्या नाम था? एंडरसन। इन्होंने किया था किसकी खोज? छत्तीसगढ़ के शैल चित्रों की खोज। कब किया था? 1910 में। कैसे साहित्यकार हैं? अंग्रेज साहित्यकार है। नाम क्या था इनका? एंडरसन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नवपाषाण काल की तरफ। तो नवपाषाणिक अवशेषों की सर्वप्रथम खोज। ऊपर में शैल चित्रों के बारे में बताया गया है, नीचे में नवपाषाणिक अवशेषों के बारे में बताया गया है। नवपाषाणिक जो अवशेष हैं, तो नवपाषाणिक अवशेषों की सर्वप्रथम जानकारी किन्होंने दी? दो लोगों ने दी। कौन कौन? डॉक्टर रामेंद्र मिश्र। किसके बारे में? नवपाषाणिक अवशेष के बारे में। नवपाषाणिक अवशेष के बारे में जानकारी किन्होंने दी? डॉक्टर रामेंद्र मिश्र और डॉक्टर भगवान सिंह ने। इन दोनों ने मिलकर जानकारी दी किसके बारे में? नवपाषाणिक अवशेषों के बारे में जानकारी दी। ठीक है, इतना में हमारा प्रागैतिहासिक काल समाप्त हो जाता है। अब मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, जैसे कि बोल चुका था कि पहले वीडियो में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। चूँकि मेरा पहला वीडियो था, थोड़ा नर्वसनेस आ गया था, तो इसलिए गलती कर दिया था बोलने की जगह पर। याद था लेकिन बोलते समय गलती हो गया था। जैसे मैंने रामगढ़ के बारे में वर्णन किया था, किसमें? रामायण कालीन स्थल में। तो रामगढ़ में जब मैं बोला तो उस समय यह बोल दिया कि मेघदूत की रचना महाकवि कालिदास की जगह मैंने नाम स्पष्ट नहीं कर पाया, तुलसीदास गलती से मेरे मुंह से निकल गया था। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मेघदूत की जो रचना है वो महाकवि कालिदास जी ने की है। कहाँ की है? सरगुजा के रामगढ़ की पहाड़ी पर की है। और सरगुजा के रामगढ़ की पहाड़ी पर की है। तो इसका मेघदूत का जो रचना किया उसका हिंदी अनुवाद किन्होंने किया? तो इसका हिंदी अनुवाद, मेघदूत की रचना का हिंदी अनुवाद जो है पंडित मुकुटधर पांड्या, जो छत्तीसगढ़ के कवि हैं और जो क्या कहलाते हैं, ये भी मैं बता चुका हूँ। उसमें महाकवि कालिदास ने एक रचना किया। क्या रचना? मेघदूत। और इस मेघदूत ये जो है ये संस्कृत भाषा में, और इस संस्कृत भाषा का हिंदी अनुवाद किन्होंने किया? पंडित मुकुटधर पांड्या। वे क्या कहलाते हैं? छायावाद के प्रवर्तक कवि। छायावाद के जो प्रवर्तक कवि हैं, कौन? पंडित मुकुटधर पांड्या जी। उन्होंने मेघदूत जो संस्कृत में लिखा था उसका हिंदी अनुवाद किया। और उस समय महाकवि कालिदास जी ने सरगुजा को क्या कहा? स्वर्ग का प्रवेश द्वार। क्यों कहा? यहाँ के प्राकृतिक चित्रण को देखकर उनसे मोहित होकर सरगुजा को स्वर्ग का प्रवेश द्वार कहा। ठीक, ये गलती हो गई थी, तुलसीदास हो गया था गलती से महाकवि कालिदास जी की जगह पर। अगला आगे बढ़ते हैं हम लोग। लक्ष्मणेश्वर मंदिर का मैंने वहाँ खरौद पर वर्णन किया था। गलती से मेरे मुंह से ये निकल गया था कि लक्ष्मणेश्वर मंदिर का निर्माण वसाटा देवी ने किया है। असल में कन्फ्यूजन इसलिए हुआ क्योंकि मैं पढ़ा था कि लक्ष्मण मंदिर का निर्माण वसाटा देवी ने किया है। मेरे को वही याद आ गया और मैं उसको बोल दिया कि लक्ष्मणेश्वर मंदिर का निर्माण वसाटा देवी ने किया है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसको एक बार सुधार लेंगे अगर नोट से बनाए होंगे तो, कि लक्ष्मणेश्वर मंदिर जो खरौद है उसका निर्माण किया था इंद्रबल ने। और इसी इंद्रबल ने खरौद नगर की भी स्थापना की थी। कब? जब उसने सोमवंश या पांडु वंश की नींव रखी थी। उसके पश्चात इसने खरौद नगर की भी स्थापना की थी और वहीं फिर लक्ष्मणेश्वर मंदिर का भी निर्माण करवाया था। जबकि लक्ष्मण मंदिर जो सिरपुर है उसका निर्माण किन्होंने किया था? वसाटा देवी ने किया था। अब क्यों किया था? ये महाशिवगुप्त बालार्जुन की माताश्री हैं और इन्होंने अपनी पति की याद पर वहाँ बनवाया था। अपने पति हर्षगुप्त की याद पर लक्ष्मण मंदिर का निर्माण सिरपुर में करवाया था। दोनों कन्फ्यूजन नहीं होंगे जैसा मैं हो गया था कि लक्ष्मणेश्वर मंदिर का निर्माण कहाँ किया गया है? लक्ष्मणेश्वर मंदिर का निर्माण खरौद में। और किन्होंने करवाया है? तो इंद्रबल ने। जबकि लक्ष्मण मंदिर का निर्माण कहाँ हुआ है? सिरपुर में। और इसका निर्माण किन्होंने करवाया है? वसाटा देवी ने। क्यों करवाया है? अपने पति हर्षगुप्त की याद में। आगे बढ़ते हैं हम लोग कि वह रामायण कालीन स्थल में प्रसिद्ध क्यों है। तो मैं बताना चाहूँगा, ये गलती हुआ था मेरे से और ये गलती हुआ था।
इन दोनों को थोड़ा सुधार लेंगे, महाकवि कालिदास को और लक्ष्मणेश्वर मंदिर इंद्रवल को। बाकी ठीक है लगभग। और आगे देखते हैं हम लोग खरौद की तरफ। तो खरौद की यदि हम बात करें तो खरौद क्यों प्रसिद्ध है? तो खरौद रामायण कालीन स्थल में इसलिए प्रसिद्ध था क्योंकि भगवान श्री रामचंद्र जी ने वहाँ खरदूषण का वध किया था। खरदूषण वध हुआ था कहाँ? खरौद में, इसीलिए वह जगह प्रसिद्ध है। ठीक है, इतना में आज का हमारा जो वीडियो है वह समाप्त होता है, लेकिन अंत में मैं ये बोलना चाहूँगा कि हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।